All right, let's begin with the class. Inshallah, today's target will be that we are going to cover up the case number 3 of absolute value functions, and apart from that, inshallah time भी हमें मिल गया अगर तो हम स्केचिंग को भी इंशाल्लाह फोकस करके वाइंड अप कर देंगे। तो सबसे पहले केस नंबर 3, एक दफा क्विक रिकैप मैं आपको करवा दूं कि केस नंबर 1 में हमने देखा था कि एक तरफ मॉड्यूलस है और मॉड्यूलस के अंदर फंक्शन है, एंड दूसरी तरफ हमारे पास एक कांस्टेंट है। केस नंबर 2 में दोनों तरफ मॉड्यूलस है। जब एक तरफ फंक्शन हो, मॉड्यूलस हो, और मॉड्यूलस के अंदर फंक्शन हो, दूसरी तरफ कांस्टेंट हो, तो मॉड्यूलस हटाएं, जहां से मॉड्यूलस हटाएं वहीं प्लस माइनस ले आए, एक दफा प्लस के साथ सॉल्व करें, एक दफा माइनस के साथ। केस नंबर 2 में अगर दोनों तरफ फंक्शन है और दोनों तरफ फंक्शन मॉड्यूलस के अंदर है तो यू हैव टू स्क्वायर बोथ द साइड्स। और मैंने ये कहा था कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स का मतलब ये नहीं है कि स्क्वायर का करना मॉडुलस के स्क्वायरिंग और मॉडुलस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, नहीं है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर नहीं है। when we are going to square both the sides, the modulus will be replaced by the square, and then we'll have to open it, and then we'll form a quadratic inequality, and then we will solve just like we used to solve in ASP1. अब आज हमारा फोकस है थर्ड केस, तीसरा केस। और तीसरा केस है बहुत मुख्तलिफ और इसको सॉल्व करने का तरीका भी थोड़ा मुख्तलिफ है, इसलिए बहुत ध्यान से फोकस होकर आपने इसको समझना है इंशाल्लाह। ये थर्ड केस करेंगे, इसका हम 5 नंबर का एक सवाल भी करेंगे और साथ साथ स्केचिंग करेंगे। इंशाल्लाह हमारा ये टॉपिक एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस वाइंड अप हो जाएगा। तो हम इसका जो तीसरा वाला केस है इस पे फोकस करते हैं। तीसरा वाला केस ये है भाई कि दोनों तरफ फंक्शन है, लेकिन एक तरफ फंक्शन जो है मॉड्यूलस के अंदर है और दूसरी तरफ जो फंक्शन है वो मॉड्यूलस के बाहर, इसमें मॉड्यूलस नहीं लगा हुआ। केस नंबर 1 में तो था ही एक तरफ मॉड्यूलस और दूसरी तरफ कांस्टेंट था। केस नंबर 2 पे दोनों तरफ फंक्शन था और दोनों तरफ वाले फंक्शन जो है मॉड्यूलस के अंदर थे। लेकिन केस नंबर 3 में दोनों तरफ फंक्शन है बट मॉड्यूलस दोनों तरफ नहीं। एक साइड पर फंक्शन मॉड्यूलस के अंदर है और एक साइड पर फंक्शन मॉड्यूलस से बाहर है। तो अगर फंक्शन मॉड्यूलस से बाहर हो एक तरफ और एक तरफ मॉड्यूलस के अंदर हो तो क्या करें? तो पहले ये बात समझ लें कि आपने केस नंबर 1 में सीखा था कि जब मॉड्यूलस हटता है तो प्लस माइनस आता है, एक दफा प्लस के साथ सॉल्व करें, एक दफा माइनस के साथ सॉल्व करें। अगर वो स्ट्रैटेजी आपने यहां लगाने की कोशिश की कि एक दफा प्लस के साथ सॉल्व कर लें, एक दफा माइनस के साथ सॉल्व कर लें, तो आप फंस जाएंगे। आपके जो आंसर्स आएंगे वो सही आंसर्स नहीं होंगे और फिर उनसे आपका आंसर निकालना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा यहाँ पर आंसर निकालने के लिए कुछ चेकिंग वाला मेथड है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो जब सर ये इनइक्वालिटी किसी काम की है, मतलब जब इस इनइक्वालिटी के साथ हम डायरेक्ट प्लस माइनस लेकर सॉल्व की कोशिश कर रहे हैं और आंसर सही नहीं आ रहा, तो फिर इस इनइक्वालिटी को हम क्यों देखें, क्यों ना हम रूट्स निकाल लें। तो पहला स्टेप आपको यही बता रहा है, फर्स्ट सॉल्व विदाउट इनइक्वालिटी साइन टू फाइंड द रूट्स। अब देखिए मार्किंग स्कीम में इस रूट्स की निकालने की भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर आपने ये रूट्स निकाल लिए तो आपको मार्किंग स्कीम 4 नंबर का सवाल है तो 2 नंबर तो कंफर्म दे देगा, हो सकता है 3 भी दे दे। रूट्स तक अक्सर 3 नंबर भी मिल जाते हैं, 2 नंबर भी मिल जाते हैं, 2 तो मिलते ही मिलते हैं बार, आप समझ लें 2 मिलेंगे आप। बाकी 2 नंबर लेने के लिए आपने कुछ करना होगा। तो अब रूट्स जब आपने निकालने हैं, जब रूट्स निकालने हैं तो रूट्स निकालने के लिए इनइक्वालिटी को आप इग्नोर करके इक्वल्स टू बना दें। तो पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है जो कहीं और नजर नहीं आता, ना केस 1 में ना केस 2 में। अगर केस नंबर 3 में मॉडुलस हटाने पर प्लस माइनस लेंगे और इनइक्वालिटी के साथ सॉल्व करेंगे तो याद रखें जो आंसर्स आएंगे वो सही आंसर्स नहीं होंगे, आप घूम जाएंगे। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है? तो ऐसे केस में हमें मॉड्यूलस, ऐसे केस में हमें इनइक्वालिटी को इक्वल टू में कन्वर्ट करना। तो आइए करके देखते हैं। मॉड्यूलस ऑफ x माइनस ए इज इक्वल्स टू x माइनस बी। पहला स्टेप क्या है कि इनइक्वालिटी को रिप्लेस कर दो इक्वल्स टू के साइन के साथ। अब रूट्स निकालो। अब रूट्स निकालने के लिए वही तरीका है कि जब मॉड्यूलस हटेगा तो प्लस माइनस आएगा, तो प्लस माइनस x माइनस ए इज इक्वल्स टू x माइनस बी। अब एक दफा
प्लस एक्स माइनस ए इक्वल टू एक्स माइनस बी होगा, फिर एक दफा माइनस ऑफ एक्स माइनस ए इक्वल टू एक्स माइनस बी होगा, और आपके पास एक्स की दो वैल्यूज आ जाएंगी। अब लेट्स सपोज मिसाल के तौर पे एक्स की जो दो वैल्यूज आपके पास आ रही हैं, एक वैल्यू आपके पास आती है -3 और एक एक्स की वैल्यू आती है 2। तो अब क्या करें, आंसर कैसे लाएं, क्योंकि ओरिजिनली देयर वाज एन इनइक्वालिटी, so the answer that you have to give will be in inequality form. This will not be the right answer, these are just the roots. You have to give the answer in inequality form. How to give that answer? So for that answer you have to do some checking. अच्छा सर चेकिंग कैसे? तो मैंने यहाँ पर बताया कि चेकिंग आपने करनी है 3 रीजन्स की वैल्यूज पर। सर ये 3 रीजन्स की वैल्यूज क्या मतलब है, इसको इलैबोरेट करें। तो आइए देखें। देखिए एक होता है स्मॉलर रूट। इस वक्त अगर लेट सपोज आपके पास एक वैल्यू आई -3 और एक वैल्यू आपके पास आ गई 2, तो आप नोट कर लें और एक नंबर लाइन बना लें। अब देयर आर 3 रीजन्स। रीजन नंबर 1 बिफोर द स्मॉलर रूट, छोटे रूट से पहले। रीजन नंबर 2 बिटवीन द टू रूट्स। रीजन नंबर 3 आफ्टर द लार्जर रूट। तो ये 3 रीजन्स में आपने चेकिंग करनी है। सर क्या मतलब है, चेकिंग किस तरह से करनी है? अब क्या करना है सुने, पहले 3 रीजन तो पता चल गए। इनइक्वालिटी को इक्वल्स टू में कन्वर्ट किया, मॉडुलस हटा के प्लस माइनस लिया, रूट्स निकाल लिए, 50% मार्क्स तो मिल गए। 50% मजीद लेने के लिए आपने 3 रीजन्स की वैल्यूज को ओरिजिनल इनइक्वालिटी में डाल के चेकिंग करनी है। तो सबसे पहले आपने एक नंबर लाइन बना ली, आपने कहा 3 रीजन है भाई, जरूरी नहीं है ये मैं स्टेप्स बता रहा हूँ, फिर आप उसको कट डाउन कर सकते हैं, डायरेक्टली भी चेकिंग शुरू कर सकते हैं जब माइंड में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो छोटा जो रूट है उससे पहले वाला रीजन 1 है, दोनों रूट्स के दरमियान वाला रीजन 2 है, और बड़े रूट के बाद वाला रीजन 3 है। एक एक वैल्यू आपने तीनों रीजन से लेनी है। तो रीजन नंबर 1 में एक वैल्यू आप लेंगे छोटे रूट से पहले, तो छोटा रूट -3 है। -3 से छोटी वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है? तो हम कह सकते हैं इट कैन बी -4, इट कैन बी -5। तो मिसाल है मैंने -4 ले लिया। अच्छा -3 से 2 के दरमियान कोई वैल्यू बताएं, तो -2 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, -2.9 भी हो सकती है, बट डेसिमल्स में क्यों चक्कर में पड़े। और एक आसान वैल्यू x = 0 भी हो सकती है। इसी तरह 2 के बाद अगर हम आए तो एक वैल्यू 2 के बाद 3 हो सकती है। अब मैंने तीनों रीजन में से एक एक वैल्यू लेनी है, -3 से छोटी, -3 और 2 के दरमियान, और 2 से बड़ी, और 1 बाय 1 करके ये वैल्यू ऑफ x ओरिजिनल इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट करनी है। ये वैल्यू ऑफ x ओरिजिनल इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट करनी है। Then check 3 regions by substituting appropriate values in the given inequality to determine the final answer, और यूज अ ग्राफिकल मेथड बाय स्केचिंग अप्रोप्रिएट ग्राफ्स। अब ये थर्ड केस जो इनइक्वालिटी का सॉल्व करने का वाला केस है, इसमें क्योंकि डायरेक्ट सॉल्विंग नहीं होती तो कुछ लोग ग्राफिकल मेथड भी सिखाते हैं, बट ग्राफिकल मेथड से तो सबको मुश्किलात होती हैं। ग्राफिकल मेथड में तो बच्चा कहता है सर पेंसिल उठाओ, रूलर उठाओ, उसके बाद फिर आप डायग्राम बनाओ। इतनी लंबी फटीक में कौन पड़ेगा, बगैर ग्राफ वाला मेथड बताएं सर। तो इसीलिए मैं कभी भी ग्राफ वाला मेथड यहाँ पर नहीं सिखाता। जो मेथड मैं सिखाता हूं वो बगैर ग्राफ वाला होता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यू हैव टू चेक 3 रीजन्स। तो पहले आपने दोनों रूट्स निकाले, छोटे रूट से पहले एक वैल्यू ली, दोनों रूट्स के दरमियान एक वैल्यू ली, बड़े रूट के बाद एक वैल्यू ली। जब आपने ये 3 वैल्यूज ले ली, अब आप 1 बाय 1 उन वैल्यूज को ओरिजिनल इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब अगर आप -4 जो वैल्यू है उसको ओरिजिनल इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट करते हैं, और आपके पास लेट सपोज आंसर आ जाता है 4 इज लेस देन 3, ये आंसर आ जाता है। तो आपने कहा यार 4 लेस देन 3 तो नहीं है, 4 तो 3 से लेसर नहीं है, 4 तो 3 से ग्रेटर है।
इसका मतलब -4 डालने पर ओरिजिनल इनइक्वालिटी में जो आंसर 4 लेस देन 3 आ रहा है वो तो गलत आंसर आ रहा है। इसका मतलब -4 वो वैल्यू है जो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रही। इसका मतलब ये वाला रीजन आपने रिजेक्ट करना है। लिख दें यहां पर, दिस रीजन विल बी रिजेक्टेड। ये इस रीजन में आपका आंसर नहीं हो सकता। मतलब जो आंसर आपका होगा वो इस रीजन में नहीं हो सकता। मतलब जो आपका आंसर होगा वो इस रीजन को कवर नहीं करेगा। इस रीजन की वैल्यू क्योंकि आपकी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रही। अच्छा, अब x इक्वल टू 0 डाला, आपका आंसर आ गया 2 इज लेस देन 1। आपने कहा कमाल हो गया यार, 2 लेस देन 1 कैसे हो सकता है, 2 तो ग्रेटर देन 1 है। आपने कहा यार x इक्वल टू 0 जब आपने ओरिजिनल इनइक्वालिटी में डाला तो आपका आंसर लेफ्ट साइड का 2 आया, राइट साइड का 1 आया और 2 लेस देन 1 आ गया। आपने कहा क्या 2 लेस देन 1 होता है? जवाब आया नहीं, 2 तो ग्रेटर देन 1 होता है। तो आपने कहा इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी ओरिजिनल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो इसको भी आपने कर देना है रिजेक्टेड। अब आपने कहा यार जो थर्ड वाला रीजन है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं। जैसे ही सब्स्टिट्यूट की तो आपके पास आंसर आ गया 3 इज लेस देन 4। मिसाल दे रहा हूं, 3 इज लेस देन 4। आपने कहा ये वाली बात बिल्कुल सही है, 3 वाकई में 4 से लेस है। इसका मतलब इस रीजन को आपने कर देना है एक्सेप्ट। अब आप सोचें, ये वाला आंसर रिजेक्ट, ये वाला रिजेक्ट और ये वाला एक्सेप्ट, तो आप आंसर क्या देंगे? चैट बॉक्स पे लिखें। अब क्या आपको पता चल रहा है कि आपका इनइक्वालिटी का आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी योर फाइनल आंसर दैट यू आर गोइंग टू गिव? आपको पता चल गया कि x -3 से कम नहीं हो सकता। आपको पता चल गया कि x -3 और 2 के दरमियान नहीं हो सकता। तो फिर x क्या हो सकता है? चैट पे टाइप करें जल्दी से। वेरी गुड। x, सबकी पार्टिसिपेशन चाहिए इससे पहले कि मैं बोलूं। ट्राई तो करें, डरा नहीं कह रहे, ट्राई किया करें, पार्टिसिपेशन जरूरी है। आंसर इनइक्वालिटी फॉर्म में होगा। 2 के बाद एक वैल्यू लेकर चेक की, उस वैल्यू ने इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया, तो ये फतवा आ गया सामने कि 2 से बड़ी हर वैल्यू इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी। तो आंसर हो गया x इज ग्रेटर देन 2। फाइनल आंसर हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 2। ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। अच्छा, अब मिसाल देता हूं। अभी तो ये रिजेक्ट हो गया था, ये रिजेक्ट हो गया था और ये एक्सेप्ट हो गया था, सही है? तो आपने आंसर ग्रेटर देन 2 दे दिया। अब सिनेरियो चेंज करते हैं। लेट सपोज ये एक्सेप्ट हो जाता, ये वाला भी रीजन एक्सेप्ट हो जाता, ये रिजेक्ट हो जाता, तो आपका आंसर क्या होता? चैट बॉक्स पे टाइप करें सब। अगर आप चेकिंग करते 3 रीजन की वैल्यूज की और रीजन 1 सेटिस्फाई हो जाता, रीजन 2 भी सेटिस्फाई हो जाता, रीजन 3 सेटिस्फाई नहीं होता, तो आपका इनइक्वालिटी फॉर्म में आंसर क्या होता? वेरी गुड, x लेस देन 2। क्यों? क्योंकि अगर कोई बच्चा दे रहा है x लेस देन -3, चैट बॉक्स पे लेस देन -3 भी आया है, तो लेस देन -3 खाली एक रीजन को कवर कर रहा है, जबकि लेस देन 2 जो है, x इज लेस देन 2 जो है, वो रीजन 2 रीजन 1 दोनों को कवर कर रहा है। तो मुझे एक ऐसा इनइक्वालिटी फॉर्म में आंसर देना है जो रीजन 1 रीजन 2 दोनों को कवर करे। क्योंकि रीजन 1 रीजन 2 दोनों सेटिस्फाई हुए थे, रीजन 3 जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ था। तो मुझे एक ऐसा आंसर देना है जो रीजन 1 एंड रीजन 2 को कवर करे बट रीजन 3 को कवर ना करे। तो माय आंसर विल बी x इज लेस देन 2। अच्छा, चेंज करते हैं सिनेरियो। रीजन 1 रिजेक्ट, रीजन 3 रिजेक्ट, रीजन 2 एक्सेप्ट। अब बताएं आंसर क्या होगा? तीनों रीजन की वैल्यूज को ओरिजिनल इनइक्वालिटी में डाला, रीजन 1 रीजन 3 सेटिस्फाई नहीं कर पाए, इनइक्वालिटी को रीजन 2 ने सेटिस्फाई कर दिया। आंसर क्या होगा?
वेरी गुड। एक्स, इसमें एक इनइक्वालिटी का मसला आ रहा है। एक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 2। ये जो खिचड़ी है ना, एक्स एक्स है और दोनों इनइक्वालिटी एक्स की तरफ है, ये गलत है। ये तरीके से ये वाली सही है, नोट कर लें अपना एरर। एक्स इज ग्रेटर देन -3 and less than -2. Very good. To all those who have given the right answer, thumbs up. Perfect. Sorry, -2 क्यों कर दिया? 2. X is greater than -3 and less than 2. My bad, sorry. X is greater than -3 and less than 2. क्योंकि -3 से बड़ी वैल्यूज हैं और 2 से कम है, तो X lies between -3 and 2 because this is a single region and this single region lies between the two roots. So the answer is X lies between -3 and X lies between -3 and 2. अच्छा, अब सोचें, ये वाला रिजेक्ट हो जाता, ये वाला एक्सेप्ट होता, ये वाला एक्सेप्ट होता, क्या आंसर होता? टाइप करें। वेरी गुड। एक्स इज ग्रेटर देन -3। जबरदस्त। क्यों? क्योंकि ये दोनों रीजन -3 के बाद आ रहे हैं, लिहाजा एक्स इज ग्रेटर देन -3। तो आपने इस थर्ड केस में जब एक तरफ फंक्शन, दोनों तरफ फंक्शन हो बट एक तरफ फंक्शन विद इन मॉड्यूलस है, दूसरी तरफ वाला फंक्शन आउटसाइड मॉड्यूलस है, तो यू हैव टू फर्स्ट convert the inequality sign into equals to and find the roots. You will get 50% of marks. Then for the remaining 50%, you have to do some hard work and you have to do some checking. So you will take one value of x from each of the three regions. One region is before the smaller root, second region is between the two roots, and the third region is after the larger root, जो कि यहाँ वाज़े तौर पे लिखा हुआ है। एक एक वैल्यू लेने के बाद आपने ओरिजिनल इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट करना है और आपने चेक करना है कि कौन से रीजन की वैल्यू ओरिजिनल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है और कौन से रीजन की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही। जब आपको ये पता चल जाए तो फिर अकॉर्डिंगली आपने इनइक्वालिटी फॉर्म में आंसर देना है जो उस पर्टिकुलर रीजन को डिफाइन कर रहा हो, जिस रीजन की वैल्यू ने ओरिजिनल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया होगा। ओरिजिनल इनइक्वालिटी को जिस रीजन ने सेटिस्फाई किया होगा, उन रीजन्स को हम अपने फाइनल आंसर में केटर करेंगे। सही है। अब यहाँ पर एग्जांपल जो है वो, क्योंकि ये सॉल्व तो हम कर नहीं पाए थे, हमने तो खाली जनरल डिस्कशन की है, तो यहाँ हम पास पेपर्स का अपना क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। और यही 3 केसेस के इर्द गिर्द आपका जो है वो टॉपिकल पास पेपर्स नजर आएंगे आपको। तमाम सवाल आप कर लें, आपके इंशाल्लाह कवर अप हो जाएंगे। अब देखें, पहला क्वेश्चन जो है वो इसी पैटर्न का है। आपको नजर आ रहा है एक तरफ फंक्शन विदाउट मॉडुलस साइन और आपको नजर आ रहा है दूसरी तरफ फंक्शन विथ मॉडुलस साइन। आपने फौरन पकड़ना है, ये केस नंबर 3 है। एक तरफ फंक्शन मॉडुलस के अंदर, दूसरी तरफ कांस्टेंट, केस 1। दोनों तरफ फंक्शन और मॉडुलस के अंदर, केस नंबर 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। और दोनों तरफ फंक्शन, एक तरफ मॉडुलस से बाहर, एक तरफ मॉडुलस के अंदर, तो थर्ड केस है इनइक्वालिटी को हटा के इक्वल्स टू लगाएं और पहले रूट्स निकाल लें, 50% नंबर सिक्योर कर लें, फिर चेकिंग करके आंसर दे दें। तो अमल करते हैं। 2 - 3x इज इक्वल्स टू +-x-3। तो मैंने एक काम ये किया कि इनइक्वालिटी को इक्वल्स टू में कन्वर्ट किया, मॉडुलस हटाया, प्लस माइनस लगा दिया, तो एक साथ 2 काम कर लिए। वर्किंग तो बचाऊंगा ना। अब मैं निकाल लेता हूं रूट्स। तो 2 - 3x इज इक्वल्स टू x-3, और दूसरा है 2 - 3x इज इक्वल्स टू -x+3। दोनों तरफ से आप आंसर निकाल लें, तो यहाँ x+3x हो जाएगा 4x, 2 + 3 हो जाएगा 5, तो x आपका हो जाएगा 5/4। और 2 - 3 जो है -1 हो जाएगा और -x+3x हो जाएगा 2x।
तो x इज इक्वल्स टू -1/2। तो आपके पास दो रूट्स आ गए, रूट नंबर 1 एंड रूट नंबर 2। अब आपने क्या करना है, इसी तरह आप नंबर लाइन बना दें जैसे कि मैं बनाई थी, और आपने लिखना है छोटा वाला रूट -1/2, और आपने लिखना है बड़ा वाला रूट, आपको बड़ा वाला रूट लिखना है 5/4। नेगेटिव हाफ से पहले x की कोई वैल्यू बताएं, टाइप इन द चैट बॉक्स। नेगेटिव हाफ से पहले कोई भी x की वैल्यू बताएं रीजन नंबर 1 में। वेरी गुड। नेगेटिव हाफ से पहले -1 भी आता है वैसे, और -2 भी आता है, क्योंकि मेरे पास डोमिनेटिंग आंसर -2 है तो मैं -2 लूंगा। -3, -4, -5 सब नेगेटिव हाफ से छोटे हैं, कुछ भी ले सकते हैं। आप लोगों ने डिसाइड किया -2, चले भाई सही है, यहां से हमने -2 ले लिया। अच्छा, एक और वैल्यू दे जो -12 से 5/4 के दरमियान हो। -12 से 5/4 के दरमियान हो। पहले वैल्यूज डिसाइड करेंगे फिर डालेंगे, सही है? तो पहले डिसाइड कर लेते हैं। A value between -12 and 5/4, everyone to type. A value between -12 and 5/4. Very good. It can be 1, it can be 0 as well. But again, the dominating answer is x equals to 1, so I'm writing that. सही है, x equals to 1 ले लिया। Now a value that is greater than 5/4. A value that is greater than 5/4. अच्छा, डेसिमल में कोई बोल रहा है 1.5, कोई बोल रहा है 2, कोई 3, तो कुछ भी ले सकते हैं। डेसिमल्स को अवॉइड करें, बेहतर है, डेसिमल के चक्कर में क्यों पड़े। 3/2 लेंगे तो फंस सकते हैं, मुश्किल हो जाएगी। तो हम काम करते हैं, हम वैल्यू 3 ले लेते हैं। सोलरली डिपेंड्स अपॉन अस, हम कुछ भी ले सकते हैं, सही है। चलिए अब क्या करते हैं, चेकिंग करते हैं। अब क्योंकि ये ओरिजिनल सवाल कर रहे हैं तो अब चेकिंग कैसे करनी है ये देखना है। सबसे पहले हमने मॉड्यूलर इनइक्वालिटी को इक्वल्स टू में कन्वर्ट किया, प्लस माइनस मॉड्यूलस हटा के लिया, रूट्स निकाल लिए, 50% मार्क्स सिक्योर हो गए। नंबर लाइन बनाई, 3 रीजन्स की वैल्यूज देखी, छोटे रूट से पहले एक वैल्यू, दोनों रूट्स के दरमियान एक वैल्यू, बड़े रूट के बाद एक वैल्यू। अब 1 बाय 1 करके इन तीनों वैल्यूज को ओरिजिनल इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट करें। x इक्वल टू -2 को जरा इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट करें, देखें क्या होता है। 2 माइनस, अच्छा ज्यादा लंबी वर्किंग करूंगा तो ज्यादा मुश्किल होगी, चलें फिर भी पहली दफा है तो मैं इसको करता हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। 2 माइनस 3 टाइम्स -2 इज लेस देन -2 -3, ये वर्किंग आप करेंगे, सही है। अब कैलकुलेट जरा कर लें। x को मैंने यहाँ डालना है, x की वैल्यू को यहाँ पर और यहाँ पर डालना है। तो -3 टाइम्स -2 इज +6 एंड 6 + 2 इज 8। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 8, और दूसरी तरफ आपके पास है -2 -3 विच इज -5, मॉडल से बाहर आके 5। 8 इज लेस देन 5, क्या ये करेक्ट बात है या गलत बात? इज दिस फैक्ट करेक्ट और रॉन्ग? इज 8 लेस देन 5? यस और नो? डेफिनेटली नो। तो ये वाला रीजन रिजेक्ट हो गया, दिस रीजन इज रिजेक्टेड। खाली क्रॉस भी लगा लें अपनी कन्वीनियंस के लिए तो आपको याद रहेगा। अब आप x इक्वल टू 1 डालें, x इक्वल टू 1 डालें यहाँ पर और कैलकुलेशन करें डायरेक्ट। 2 माइनस 3 टाइम्स 1 इज -1 इज लेस देन, फिर यहाँ 1 डालें तो 1 माइनस 3 इज -2, मॉडुलस के अंदर -2 बाहर आके 2, -1 इज लेस देन 2। क्या -1 2 से लेस है?
Yes or no? Is -1 lesser than 2? Yes or no? Yes. -1 is lesser than 2. This value is satisfying the original inequality. So this region is accepted. Let's move forward towards the third region. X equals to 3 को input करें. तो 2 minus 3 times 3. कैलकुलेटर को सारा भी ले सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं. तो 2 minus 9 is -7. यहाँ आ जाएगा -7. फिर जो है वो दूसरी तरफ देखें तो 3 minus 3 0. मॉडुलस के अंदर 0. -7 is less than 0. Is -7 less than 0? क्या ये बात सही है या गलत है? ये बात सही है. दिस इज अ करेक्ट फैक्ट. -7 इज लेस देन 0. तो अब पता चला कि रीजन नंबर 2 एंड रीजन नंबर 3 सेटिस्फाई कर रहे हैं ओरिजिनल इनइक्वालिटी को. तो अब ऐसा आंसर देना है जो रीजन 2 एंड रीजन 3 को कवर कर रहा हो. तो आंसर क्या होगा? x is greater than -12. Very good. x is greater than -12. तो बस यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. अब इस आंसर को अचीव करने के लिए आप ग्राफिकल मेथड भी यूज कर सकते हैं और बगैर ग्राफ वाला भी. मैंने आपको अभी बगैर ग्राफ वाला मेथड ही सिखाया है क्योंकि ग्राफ वाले मेथड में कंफ्यूजन भी ज्यादा है, टाइम भी ज्यादा लगेगा. तो x इज ग्रेटर देन -12, ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा. दिस इज योर फाइनल आंसर. अब ये आपके सामने पूरा मैंने एग्जाम्पल सॉल्व किया है जिसके थ्रू आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आ जाएगा. तो मेरे ख्याल से मैंने बड़ी वजाहत के साथ बड़ी डिटेल में जाके इस चीज को समझा दिया कि ये थर्ड केस को कैसे डील करना है. बिकॉज दिस थर्ड केस इज द मोस्ट प्रॉब्लमैटिक, जिसके अंदर हमें सबसे अलग और यूनिक काम करना है और वो है चेकिंग. क्योंकि बगैर चेकिंग के इसमें हम सही आंसर देने की कोशिश करेंगे तो गलती हो जाएगी, इसलिए चेकिंग जरूरी है. सर क्या ये चेकिंग वाला मेथड हम केस 1 और केस 2 में भी यूज कर सकते थे? हाँ जी, कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे. ये चेकिंग वाला मेथड तो ऐसा मेथड है कि अगर आप इनइक्वालिटी हर दफा इग्नोर करके इक्वल टू लगा के पहले रूट्स निकाल लें तो 50% मार्क्स आपको मिल गए. फिर चेकिंग करके आप आंसर निकाल सकते हैं. तीनों केसेस के लिए ये मेथड आप यूज कर सकते हैं, बट तीनों केसेस के लिए ये मेथड लंबा हो सकता है. अच्छा सर, दोनों तरफ जब मॉडुलस होता है, जब दोनों तरफ मॉडुलस होता है तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं. तो ये वाला मेथड कैसे लगाएंगे? बेटा दोनों तरफ जब मॉडुलस हो तो आप जब ये वाला मेथड लगाने की कोशिश करोगे तो इनइक्वालिटी को इक्वल टू में कन्वर्ट करोगे, दोनों तरफ से मॉडुलस हटाओगे, प्लस माइनस किसी एक तरफ लोगे. केस 2 में अगर ये आप लगाना चाहते हो तो दोनों तरफ से मॉडुलस हटेगा, इनइक्वालिटी की साइन इक्वल टू में कन्वर्ट होगी और प्लस माइनस किसी भी एक तरफ आएगा और फिर रूट्स निकल जाएंगे. और जब रूट्स निकल जाएंगे तो उसके बाद आप चेकिंग कर सकते हो और आंसर दे सकते हो. तो ये चेकिंग करके आंसर देना तो आप किसी भी केस में फॉलो कर सकते हो, लेकिन जहां ये मैंडेटरी है वो है केस नंबर 3. तो केस नंबर 1 डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है इनइक्वालिटी के साथ, आसानी से आंसर आ जाता है. केस नंबर 2 इस चेकिंग वाले मेथड से भी हो सकता है और स्क्वायरिंग बोथ साइड से भी हो जाएगा. लेकिन ये जो थर्ड वाला केस है, इसमें अगर कोई स्क्वायरिंग बोथ साइड लगाता है या प्लस माइनस वाला मेथड लगाता है, दोनों सूरतों में इनइक्वालिटी फॉर्म में आंसर डिफरेंट डिफरेंट आ रहे होंगे और आपको समझ नहीं आएगा कि क्या आंसर देना है. लिहाजा इस केस नंबर 3 को डील करने के लिए ये चेकिंग वाला मेथड बेहतरीन मेथड है जो इंशाल्लाह आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा और आपका आंसर सही हो जाएगा. इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मुझे एक एक्नॉलेजमेंट दे दें कि क्या समझ आ गई ये बात. इज इट क्लियर टू एवरीवन?
डेफिनेटली फॉर द सेकेंड वन, हाउ एम आई गेटिंग -1 लेस देन 2? बिल्कुल बताता हूँ, देखें। जब x इक्वल टू 1 वाली वैल्यू को मैंने यहाँ डाला तो 2 माइनस, तो यहाँ डाला 2 माइनस 3 टाइम्स 1 बिकेम 2 माइनस 3 विच इज -1। लेफ्ट साइड पर -1 आ गया। फिर जब x इक्वल टू 1 को राइट साइड पे डाला तो मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 3, मॉडुलस के अंदर आ गया -2, और मॉडुलस ऑफ अ नेगेटिव नंबर विल गिव यू अ पॉजिटिव आंसर एंड दैट इज 2। तो लेफ्ट साइड से आपको मिलेगा -1, राइट साइड पे आपको मिलेगा 2, और इनइक्वालिटी की साइन तो लेस देन ही थी, तो -1 लेस देन 2 हो गया। ओके, चलें, जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। स्क्रीनशॉट ले लें तो फिर इंशाल्लाह एक्सप्लेनेशन को मुकम्मल करते हैं। अब मॉडुलस इनइक्वालिटी जो हमारी अलजेब्रा की पहली टाइप चल रही है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस, और पहली टाइप के अंदर मॉडुलस इनइक्वालिटीज जो हैं, इक्वेशंस हो या इनइक्वालिटीज हो, इक्वेशन में तो मसला ही नहीं है ना, इक्वेशन में तो रूट्स निकालने होते हैं, मसला तो है ही इनइक्वालिटीज में। तो क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन का मसला होता है, तो मैंने तीनों केसेस को डील करने के लिए आपको बता दिया कि क्या मेथड आपने फॉलो करना है। अब जो एक और एस्पेक्ट इसमें रहता है जो 2020 ऑनवर्ड्स आया आपके सिलेबस में, वो है स्केचिंग अ लीनियर मॉड्यूलस फंक्शन। इससे पहले ये सिलेबस का पार्ट नहीं था, ये सिलेबस में आया है 2020 से, स्केचिंग अ लीनियर मॉड्यूलस फंक्शन, और वो भी बिल्कुल सिंपल केस आया है, और अब तक जितनी दफा भी इसकी स्केचिंग आई है वो कम मार्क्स रखती है, बल्कि सिर्फ 1 नंबर रखती है। 2 नंबर का सवाल भी अब तक नहीं आया। 2020 से लेकर 2023 के फेब मार्च तक बच्चों को पेपर्स करवा दिए हैं अब तक, और ये जो है वो अब तक नहीं आया, 1 नंबर से ज्यादा का नहीं आया, 1 नंबर का है। लेकिन अगर ये एक कॉम्प्लेक्सिटी की इंतहा को भी पहुंच जाए ना, तो जो मैं समझाना जा रहा हूं उससे ऊपर नहीं जाएगा। नॉर्मली सिलेबस में भी लिखा हुआ है कि मॉडुलस के अंदर एक फंक्शन होगा, लेट्स सपोज x+2, उसकी स्केचिंग बोली जाएगी और इसी डोमेन में स्केचिंग आई। लेकिन इसमें थोड़ी सी सिलेबस में मुझे 1-2 दफा ऐसा महसूस हुआ कि कहीं मार्जिन है कि कोई आगे पीछे घुमाया जा सकता है, अब तक नहीं घुमाया। लेकिन मैंने जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखी हुई है वो ऐसी है कि इसके अंदर लीनियर मॉडुलस फंक्शन किसी भी टाइप का आएगा, आप स्केच कर सकते हो। तो मैं आपको जो है एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी एक्सप्लेन करता हूँ कि मॉडुलस फंक्शन को कैसे स्केच करना होता है। तो आइए मॉडुलस फंक्शन की स्केचिंग को समझते हैं। y is equals to a multiplied by modulus of bx plus c plus d। अच्छा, अब सबसे पहले मैं एक थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूं। अगर अब रिकॉल करें क्वाड्रेटिक्स, तो क्वाड्रेटिक्स में आप लोग पढ़ा करते थे y इक्वल्स टू कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म, a टाइम्स x प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सी, ये पढ़ा करते थे, a टाइम्स x प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सी। उसमें आपको याद होगा कि ये जो ब्रैकेट के साथ वाला नंबर होता था a, ये नेचर डिटरमिन करता था। तो अगर a पॉजिटिव होता था तो हम कहते थे पॉजिटिविटी का मतलब होता है हैप्पी फेस, और हमारा पॉइंट होता था मिनिमम। अगर a हमारा नेगेटिव होता था तो हम कहते थे नेगेटिविटी से सैड फेस, और वो पॉइंट का नेचर होता था मैक्सिमम। और फिर उस पॉइंट को निकालने के लिए जो ब्रैकेट के अंदर x प्लस बी था, उसका x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x प्लस बी को इक्वेट टू 0 किया करते थे, तो x इक्वल्स नेगेटिव बी हो जाता था। और एंड में जो चीज भी प्लस सी फॉर्म में लिखी होती थी, चाहे पॉजिटिव होती थी या नेगेटिव होती थी, वो y कोऑर्डिनेट बन जाता था। वजह, अगर x नेगेटिव b को वापस सब्स्टिट्यूट किया जाए तो c ही तो बचेगा, लिहाजा y इक्वल्स टू सी आपका टर्निंग पॉइंट का y बन जाता था। और आप टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिया करते थे -b, c।
बस इसी तरह से आपने लीनियर मॉडुलस फंक्शन को लेना है। जो आपका मॉड्यूलस है वो भी वही काम करता है जो आपका स्क्वायर करता है। सोचें जरा, तो एक ब्रैकेट पे होल स्क्वायर लगता है तो उस ब्रैकेट का होल स्क्वायर क्या करता है? एक ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर लगने पे क्या होता है? हर नेगेटिव वैल्यू जो है बाहर आके पॉजिटिव हो जाती है, लेकिन अगर अंदर जीरो हो तो बाहर आके जीरो होता है। इसका मतलब पता चला कि किसी ब्रैकेट पे अगर स्क्वायर लगा दिया जाए तो उसकी कम से कम वैल्यू जीरो होगी। सिमिलरली अगर मैं मॉडुलस की बात करूं तो अगर मॉडुलस में जीरो होगा तो बाहर आके जीरो हो जाएगा, मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव होगा बाहर आके पॉजिटिव होगा, मॉडुलस के अंदर अगर नेगेटिव नंबर होगा तो वो भी बाहर आके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो पता चला कि एक फंक्शन पे जब मॉड्यूलस लगाया जाए तो उस मॉड्यूलस की भी जो लीस्ट वैल्यू होती है वो जीरो होती है, जीरो से कम नहीं होती। तो वो काम जो स्क्वायर होल ब्रैकेट जो कंप्लीटेड स्क्वायर कर रहा था, तो होल स्क्वायर जो काम कर रहा था वही काम तो मॉड्यूलस भी कर रहा है। बस फर्क ये है कि यहाँ पर हम कर्व नहीं बनाते बल्कि यहाँ पर वी शेप्ड ग्राफ बनता है। लीनियर मॉडुलस फंक्शन में वी शेप्ड ग्राफ बनता है, प्रॉपर वी या सीधा वी या उल्टा वी, जिसमें जो मैक्सिमम पॉइंट होता है या जो मिनिमम पॉइंट होता है इसको कहते हैं वर्टेक्स। जब एएस मैथ्स में आपने सीखा होगा तो भी शायद आपने सीखा होगा कि उसको हम टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं, उसे हम स्टेशनरी पॉइंट भी कहते हैं, उसे हम वर्टेक्स भी कहते हैं, ये सब नाम होते हैं। सिमिलरली अगर मुझे लीनियर मॉडुलस फंक्शन की स्केचिंग करनी है तो कर्व नहीं बनेगा बल्कि वी शेप्ड ग्राफ बनेगा। वी शेप्ड ग्राफ का जो मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट होगा उसको कहते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स निकालने का तरीका क्या है भाई? वर्टेक्स निकालने का तरीका यह है कि जो आपका फंक्शन मॉडुलस के अंदर है उसे इक्वेट टू जीरो कर दो। फंक्शन इनसाइड द मॉडुलस इज टू बी इक्वेटेड टू जीरो। तो करें, bx plus c is equated to 0, bx equals minus c and x equals minus c upon b। x आ गया नेगेटिव c अपॉन b। तो जैसे क्वाड्रेटिक में ब्रैकेट के अंदर x प्लस बी को इक्वेट टू जीरो किया करते थे, वैसे यहाँ पर मॉडुलस के अंदर वाले फंक्शन को इक्वेट टू जीरो करना है। तो ये एक सिमिलरिटी निकल आई। फिर आपको पता है कि जो x वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट आया उसको अगर आप वापस रख भी दें तो ये वाली चीज पूरी जीरो हो जाएगी, a से मल्टीप्लाई होगी ये भी जीरो हो जाएगी, तो जो बचने वाली चीज होगी वो सिर्फ प्लस डी होगी। तो जैसे यहाँ से प्लस सी जो बचता था वो मेरा y कोऑर्डिनेट हुआ करता था, इसी तरह यहाँ जो प्लस डी आपको नजर आ रहा है ये मेरा वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट है। तो दिस विल बी y इक्वल्स टू डी। ये आपका हो गया y इक्वल्स टू डी, क्योंकि अगर आप x नेगेटिव c अपॉन बी को इनपुट करेंगे तो ये सब जीरो हो जाएगा, तो बचेगा डी। तो पता चला कि x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मॉडुलस के अंदर वाले फंक्शन को इक्वेट टू जीरो करना है, और y निकालने के लिए जो चीज भी मॉडुलस से बाहर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है वही आपका वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट बन जाता है। लिहाजा आपके वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट्स बन गए नेगेटिव c अपॉन बी कॉमा डी। x कोऑर्डिनेट नेगेटिव c अपॉन बी, y कोऑर्डिनेट डी। ये आपके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अच्छा, अब बात है कि ये वर्टेक्स आखिर मिनिमम पॉइंट है या ये मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट है, तो ये कौन बताएगा? तो क्वाड्रेटिक्स जब पढ़ा करते थे तो इस होल स्क्वायर जो ब्रैकेट होता था कंप्लीटेड स्क्वायर ब्रैकेट, इसका कोएफिशिएंट जो ए होता था वो मुझे नेचर बताता था। सिमिलरली यहाँ मॉड्यूलस का जो कोएफिशिएंट है ए वो मुझे नेचर बताएगा वर्टेक्स का। और बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पॉजिटिविटी पे हैप्पी फेस और मिनिमम की बात होती थी, नेगेटिविटी पे सैड और मैक्सिमम की बात होती थी, तो यहाँ भी सिनेरियो सेम है। ग्रेटर देन जीरो से पॉजिटिविटी, अब कर्व तो बनेगा नहीं तो हैप्पी फेस तो नहीं होगा, लेकिन ये पता चल गया कि मिनिमम पॉइंट होगा। और अगर नेगेटिविटी है तो सैड फेस जहन में लाके मैक्सिमम पॉइंट को इंश्योर करवा लें, जहन में बिठा लें। तो अगर आपको उस वर्टेक्स का वी शेप ग्राफ का पता लगाना है कि वो सीधा ग्राफ बनेगा या वो उल्टा ग्राफ बनेगा, तो उस केस के लिए आपको मॉडुलस के कोएफिशिएंट को देखना पड़ेगा। अगर मॉडुलस का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो वर्टेक्स इज अ
मिनिमम पॉइंट, और अगर ए नेगेटिव है तो वर्टेक्स इज द मैक्सिमम पॉइंट। वर्टेक्स निकालने के लिए मॉडुलस के अंदर वाले फंक्शन को इक्वेट टू 0, तो एक्स कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का आ जाएगा, एंड में जो प्लस माइनस हो रहा है वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट हो गया। मॉडुलस के साथ जो नंबर है अगर पॉजिटिव है तो वर्टेक्स मिनिमम पॉइंट है, नेगेटिव है तो वर्टेक्स मैक्सिमम पॉइंट। सही है सर, वर्टेक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, वर्टेक्स का नेचर भी पता चल गया, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। और हमें ग्राफ स्केच करने के लिए क्या कुछ चाहिए होगा? लेकिन ये वर्टेक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये वर्टेक्स से आपका काम बन जाएगा, बट मार्किंग स्कीम में भी इंटरसेप्ट पे वो बड़ा फोकस कर रहा होता है। तो याद रखें कि वर्टेक्स के बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है वाई इंटरसेप्ट। और वाई इंटरसेप्ट के लिए आपने x इक्वल्स टू 0 को सब्सटीट्यूट करना होगा। आपको एक्स वाई इंटरसेप्ट याद होगा आपको, फॉर वाई इंटरसेप्ट एक्स इक्वल्स टू 0, फॉर एक्स इंटरसेप्ट वाई इक्वल्स टू 0, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक उसूल है। तो वाई इंटरसेप्ट मतलब वाई एक्सिस पे ग्राफ जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है ना, तो एक्स इक्वल्स टू 0 को सब्सटीट्यूट कर दें। और एक्स इंटरसेप्ट एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि एक्स इंटरसेप्ट हो ही ना। तो अगर एक्स इंटरसेप्ट निकालने होंगे तो आप y इक्वल्स टू 0 को सब्सटीट्यूट करेंगे। तो फॉर एक्स इंटरसेप्ट y 0, फॉर y इंटरसेप्ट x 0। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नॉर्मल कॉन्सेप्ट ओ लेवल्स IGCSE से पढ़ते आ रहे हैं। तो वर्टेक्स के बाद आपने y इंटरसेप्ट निकालना है और आपने ग्राफ बना देना है। यहाँ एक चीज और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे मार्किंग स्कीम एम्फेसाइज भी करती है कि जो वी शेप ग्राफ आप बनाएंगे इट मस्ट बी ए सिमेट्रिकल वी शेप ग्राफ। मतलब एक ग्राफ इस तरह का होता है, बच्चे ने लाइन बनाई, बच्चे ने ये कर दिया। अब आप सोचें, सिमेट्रिकल ग्राफ का मतलब होता है लाइन ऑफ सिमेट्री का होना। अब एक बंदा यहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री बना रहा है। लाइन ऑफ सिमेट्री आपको पता है क्वाड्रेटिक कर्व के अंदर टर्निंग पॉइंट से गुजरती है, सिमिलरली यहाँ भी वर्टेक्स से गुजरेगी। तो अब आप देखें कि ये डिस्टेंस कितनी है और ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये वाला ग्राफ किसी भी लिहाज से सिमेट्रिकल नहीं है। दिस ग्राफ इज नॉट सिमेट्रिकल, लिहाजा ये एक्सेप्ट नहीं होगा, ये पेनलाइज हो जाएगा। तो वर्टेक्स आपका ऐसा ग्राफ होना चाहिए जो कि सिमेट्रिकल हो। जैसे कि अगर आप देखें, अच्छा सिमेट्रिकल का मतलब ये नहीं है कि राइट पे जितना ऊपर तक है उतना ही राइट लेफ्ट पे ऊपर तक होगा, ये भी जरूरी नहीं होता। वैसे तो ये आप इंश्योर कर सकते हैं, लेकिन ये हो सकता है जैसे छोटा भी अगर है, लेट्स सपोज यूं भी बना लिया आपने, वैसे तो यूं ना बनाए, प्रॉपर वी बनाए, तो भी ये सिमेट्रिकल के दायरे में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना भी राइट साइड पे मौजूद है अगर उतना ही लेफ्ट साइड पे देखा जाए उस हद तक तो आपको नजर आ रहा है कि यार लाइन ऑफ सिमेट्री नजर आ रही है। लेकिन वैसे बेहतर यही तरीकेकार है कि आप पूरा वी बना लें। तो ये आपका जो है सिमेट्रिकल वी शेप ग्राफ होना चाहिए, मतलब बाय आई नजर आए एक बंदे को कि यार, एक नॉर्मल इंसान को नजर आना चाहिए कि ये सिमेट्रिकल है, इतना डेविएट ना हो रहा हो, जैसे कि मैंने आपको केस नंबर 1 में बताया कि इस तरह का ग्राफ ना हो। अब ये है कि अगर आप बिल्कुल सेंटीमीटर से मेजरमेंट नहीं होगी कि ये 2 सेंटीमीटर है या 2.2 सेंटीमीटर है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन एक नॉर्मल इंसान जब देखे तो उसको नजर आना चाहिए कि भाई हाँ, ये जो है सिमेट्रिकल है। तो यहाँ ये सिमेट्रिकल ग्राफ की मिसाल हो जाएगी। तो आपने वर्टेक्स निकालना है, उसका आपको नेचर पता होना चाहिए, वाई इंटरसेप्ट निकालना है, एक्स इंटरसेप्ट कोशिश करनी है, निकलेगा तो सही है, नहीं निकलेगा तो छोड़ दें। वैसे जितना ग्राफ आ रहा है उसके लिए, जितने ग्राफ हमने देखे हैं अब तक 2020 से 23 तक भी जो ग्राफ्स आए उसमें वर्टेक्स और वाई इंटरसेप्ट ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। तो ये दो निकालने के बाद आप ग्राफ को बना लेंगे। जब ग्राफ को बना लेंगे तो बस ये इंश्योर कर लेंगे कि वो सिमेट्रिकल हो। अब तक स्केचिंग जब भी आई है 1 नंबर के लिए आई है, 2020 से स्केचिंग सिलेबस में दाखिल हुई थी, 2023 तक का स्टेटस ये है कि अब तक जो है वो 1 नंबर से ज्यादा इस स्केचिंग को टेस्ट नहीं किया गया। अच्छा, अब ये स्केचिंग के मैंने रूल्स आपके सामने डिस्कस कर लिए, अब इसके एग्जांपल्स आगे मौजूद हैं, उस एग्जांपल की तरफ जा रहा हूं ताकि आपको मजीद क्लैरिटी आए। यहां तक मुझे बताएं, क्लैरिटी है? क्या बोलो सर, वो क्या कहते हैं, ये हर हर साल पेपर में आता है स्केचिंग का सवाल।
नहीं, हर साल नहीं आता ये। अगर तुम लेट सपोज एक पूरे साल के देख लो पेपर, 7 पेपर्स होते हैं साल में ना P3 के, एक मार्च का, 3 जून के, 3 अक्टूबर नवंबर के। तो 7 पेपर में से कोई एक पेपर में या 2 पेपर में स्केचिंग आती है, बाकी तो मॉडुलस इनक्वालिटी की सॉल्विंग ही आती है, वो भी 1 नंबर की आती है जब भी आती है। अब तक तो 1 नंबर की आई है। ओके ओके सर, थैंक यू। सही है जी। बाकी क्लैरिटी है, एक्नॉलेजमेंट दे दें, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा जी, अब देखें स्केचिंग का ये केस देख लेते हैं। स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 प्लस 5। सही है जी, एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं इसका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्या सिखाया, वर्टेक्स निकालना है। वर्टेक्स निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, मॉडुलस के अंदर जो फंक्शन है x-3 उसको इक्वेट टू 0 करते हैं। x-3 को इक्वेट टू 0 किया तो क्या हासिल हो गया, x इक्वल्स टू 3। जो एंड में प्लस माइनस हो रहा है वो y कोऑर्डिनेट हो गया वर्टेक्स का, तो y इक्वल्स टू +5। वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो हो गए 3,5। अब पता लगाना है कि क्या वर्टेक्स का मिनिमम पॉइंट होगा या मैक्सिमम पॉइंट। तो मॉडुलस का कोएफिशिएंट देख लिया, बताएं मॉडुलस का कोएफिशिएंट देखकर बताएं क्या वर्टेक्स मिनिमम पॉइंट होगा या मैक्सिमम पॉइंट होगा। एवरीवन टू पार्टिसिपेट। जनाब सबके पार्टिसिपेशन नहीं आ रही। विल वर्टेक्स बी अ मिनिमम पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट, कैसे बताया देखने का। मॉडुलस का कोएफिशिएंट देखा करें, अभी पूरा समझाया तो सही। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ द मॉडुलस इज पॉजिटिव, इट विल बी अ मिनिमम पॉइंट। पॉजिटिविटी से हैप्पी फेस, क्वाड्रेटिक कर्व रिकॉल करें तो हैप्पी फेस में मिनिमम पॉइंट होता था, तो यहाँ भी मिनिमम पॉइंट होगा। तो वर्टेक्स विल बी अ मिनिमम पॉइंट। वर्टेक्स विल बी अ मिनिमम पॉइंट, वर्टेक्स आपका मिनिमम पॉइंट होगा। सही है। अच्छा अब कैसे बनाएंगे भाई, आइए बनाते हैं। 3,5 है मिनिमम पॉइंट है, उससे पहले वाई वाई इंटरसेप्ट भी निकालना है, तो वाई इंटरसेप्ट भी निकाल लें। अच्छा एक चीज और सोचें, अगर मिनिमम पॉइंट 3,5 है, 3,5 मिनिमम पॉइंट है, और इस तरह का ग्राफ बनेगा, तो फिर एक्स इंटरसेप्ट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट तो तब आएंगे जब ग्राफ यहाँ बनेगा या यूं बनेगा। एक्स इंटरसेप्ट का सवाल तो है ही नहीं, क्योंकि आपका मिनिमम पॉइंट ही जो है वो एक्स एक्सेस से ऊपर है, तो एक्स इंटरसेप्ट का तो सवाल ही नहीं है। तो अब अगर इफ यू हैव टू फाइंड द वाई इंटरसेप्ट, देन यू हैव टू डू x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 करेंगे तो y इंटरसेप्ट आपका आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 0 - 3 + 5। सब मॉडुलस के अंदर -3 आ जाएगा, बाहर आके हो जाएगा +3। 2 टाइम्स 3 इज 6 एंड 6 + 5 इज 11। तो वर्टेक्स सॉरी वाई इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, 11। इसकी बेसिस पर आप अब स्केच बना सकते हैं। नेगेटिव आपका कुछ नहीं होगा। आप ये 1 मिनट मुझे दो। दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस। अब आपने जो की पॉइंट्स होते हैं वो दिखाने हैं, जरूरी नहीं कि आप सारे पॉइंट्स दिखाएं।
ये लेट सपोज 0,11 अगर हो गया तो यहाँ फिर आपने उसी तरह अकॉर्डिंगली करना है। 5 जो है बीच में होगा, 3,5 थोड़ा सा बीच से पहले हो जाएगा। लेट सपोज यहाँ आपने 5 कर दी। स्केच में वो कहता है कि आपने की वैल्यूज स्पेसिफिकली दिखानी होती है, तो अब वो लेट सपोज अगर आप 3 करते हैं तो यहाँ 3 हो गया लेट सपोज, तो 3,5 एक मिनट, या आप स्केल से यूज किया करें रूलर से, ये इसके यहाँ आ गया पॉइंट। 3,5 पे आपका वर्टेक्स आ गया। अब आपने अगर ग्राफ बनाना है, सिमेट्रिकल वी शेप ग्राफ, यहाँ से आपने एक लाइन बनानी है, यूं आएगी लाइन, यूं ग्राफ आ रहा होगा आपका, यहाँ चला जाएगा भाई। अच्छा, सिमेट्रिकल का मसला क्या है ये भी बता दूं मैं आपको, कैसे कैसे इंश्योर होगा। तो 0 पे 3 है ना, अगर सॉरी 0 पे 11 है ना, और 0 का वर्टेक्स के 3 से 3 का फासला है, तो इसका मतलब 6 पे 11 होना चाहिए, 6,11 होना चाहिए। ये सिमेट्री की निशानी है। तब ये थोड़ा 6 पे जो है वो आपको नजर आ रहा है कि नहीं है, ऐसा नहीं है, तो आपने थोड़ा सा इस तरह से बना ली। मतलब बाय आई सिमेट्रिकल आपको नजर आना चाहिए। देखेंगे ये अगर 6 है, 6 पे 11 आपको तकरीबन तकरीबन मीट हो रहा है, तभी आपका सिमेट्रिकल वी शेप ग्राफ माना जाएगा। तो इसमें आपका जो है वर्टेक्स हो गया मेन, विच इज 3,5, और आपका वाई इंटरसेप्ट जो कि बिल्कुल वाजे तौर पे विजिबल है कि 0,11। सही है जी। Vertex and y-intercept, these are the two important points that you have to cater, and alhamdulillah we have been able to sketch this graph. स्केचिंग के अंदर जितनी ज्यादा एक्यूरेसी आप कर सकते हैं करें, बेहतर होता है। लेकिन वैसे एग्जामिनर की इंस्ट्रक्शन भी कहती है कि आप की वैल्यूज तो जरूर शो करें जो काम की हैं, जैसे वर्टेक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। ये आपका ग्राफ बन गया। अच्छा, अब जो ये क्लियर है, मुझे बताएं किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है एग्जाम्पल नंबर 1 में? एक्नॉलेज करें, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। सेम इक्वेशन है, सब कुछ सेम नजर आ रहा है, बस 2 की जगह -2 कर दिया, तो सारी की सारी वर्किंग वही होगी, बस सिर्फ एक चेंज आ जाएगा कि जो वर्टेक्स है वो मिनिमम पॉइंट नहीं होगा, वो मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें वर्टेक्स आपका वही x-3 = 0, तो वर्टेक्स आपका वही 3,5 होगा, और वो जो पॉइंट होगा दैट वुड बी अ मैक्सिमम पॉइंट। लेकिन वाई इंटरसेप्ट इस दफा बदल जाएगा। तो अब वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए जब आप x=0 करेंगे, यहाँ सोचे, जब यहाँ 0 होगा तो 0 - 3 मॉडुलस के अंदर -3 आया, बाहर आके 3 हो गया, -2 × 3 -6, -6 + 5 इज -1, वाई आपका -1 आ गया। -6 + 5 इज -1, तो आपका जो वाई इंटरसेप्ट हो गया उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, -1। अब अगर आप ग्रिड बनाते हैं, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई। इस दफा जो आपका इंटरसेप्ट है वो 0, -1, और आपके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो 3,5 है, तो वो आपका ऊपर जाएगा। तो लेट्स सपोज अगर आप यहाँ करते हैं 3,5,
सही है, ये आपका वर्टेक्स हो जाएगा 3,5 और नेगेटिव की वजह से इस दफा उल्टा ग्राफ बनेगा। तो बस आपने ज्यादा लंबी करनी नहीं। एक्स इंटरसेप्ट इफ एनी एंड इफ रिक्वायर्ड लिखा हुआ था ना, अगर सवाल में लिखा हो कि एक्स इंटरसेप्ट निकालने तो निकालने, वरना निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? मार्क्स नहीं है इतने भाई, एक नंबर का सवाल आ रहा है, क्वारी करोगे क्या? इसलिए लिखा हुआ इफ एनी एंड इफ रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ है तो सही एक्स इंटरसेप्ट, बट रिक्वायर्ड नहीं है यार, लंबी करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको तकरीबन तकरीबन सिमेट्रिकल ग्राफ नजर आ रहा है। देख सकते हैं कि अगर 3 से 0 का फासला जो है, थोड़ा सा सिमेट्री को और करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। देखिए अगर सिमेट्रिकल के लिए देख लें तो आपको नजर आ रहा है कि तकरीबन जितना डिस्टेंस यहाँ से उतना यहाँ से, अगर आपको लग रहा है थोड़ा कम है तो आप उसको बढ़ा सकते हैं। भारत सिमेट्री बाय आय आपको नजर आना चाहिए कि भाई हाँ ये ग्राफ सिमेट्रिकल है। अब देखें अगर आप यहाँ जब लाइन बनाते हैं तो आपको तकरीबन जितनी डिस्टेंस यहाँ पर है उतनी डिस्टेंस यहाँ पर होगी, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका ग्राफ सिमेट्रिकल है। तो वर्टेक्स आपने शो करना है 3,5 और आपने वाई इंटरसेप्ट शो करना है। एक्स इंटरसेप्ट पूछेंगे तो देने की जरूरत है, निकालने पड़ेंगे। उसके लिए आप जीरो करेंगे, जब यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए वाई जीरो करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स मॉडल्स ऑफ एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू +5, मॉडल्स ऑफ एक्स माइनस थ्री इज इक्वल्स टू 5/2। फिर ये एक मॉडल्स इक्वेशन बन गया। मॉडल्स इक्वेशन को डील करने के लिए जब मॉडल्स हटाएंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा। तो प्लस माइनस एक्स माइनस थ्री इज इक्वल्स टू 5/2। एक दफा प्लस के साथ सॉल्व करेंगे तो एक्स की एक वैल्यू आएगी, माइनस के साथ सॉल्व करेंगे तो एक्स की दूसरी वैल्यू आएगी, वो आपकी ये रूट्स होंगे एक्स इंटरसेप्ट। तो अगर कभी एक्स इंटरसेप्ट निकालने की जरूरत पेश आए तो आप y को 0 लेकर इस तरह से मॉडल्स इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। हमने तो मॉडल्स इनइक्वालिटीज को डील करना सीख लिया, तो मॉडल्स इक्वेशन डील करना तो हमारे लिए कुछ मुश्किल है ही नहीं। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया, जिसके बाद आपके स्केचिंग का कॉन्सेप्ट भी कवर हो गया। अच्छा अब मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करता हूँ, फिर इंशाल्लाह हमारी एक्सप्लेनेशन मुकम्मल हो जाएगी। अब ये जो मॉडल्स की जो मॉडल्स लीनियर मॉडल्स फंक्शन की जो स्केचिंग है वो वी शेप ग्राफ क्यों बनता है, ये एक कॉन्सेप्चुअली सवाल जहन में आता है। तो इसका मैं थोड़ी सी आपको वजाहत करता हूँ, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझाता हूँ। अच्छा अब देखें, अगर लेट सपोज मैं एक लाइन की स्केचिंग करता हूँ, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल की बात करते हैं। y इक्वल्स टू, बल्कि एक काम करता हूँ ना, इसको मैं एक काम करता हूँ, लेट मी डू वन थिंग, बल्कि सही छोड़ दें, इसी में मैं ऐड कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं इतना बड़ा। जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी सेटल। हाँ इसको थोड़ा सा मैंने छोटा कर दिया। अच्छा जी अब देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। लेट सपोज आपको कोई कहता है स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू x-2, सही है? तो आप कैसे बनाएंगे लाइन? आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ओ लेवल्स और आईजीसीएसई में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लाइन बनाना सिखाई थी कि व्हेनेवर यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन यू हैव टू टेक एनी टू वैल्यूज ऑफ एक्स, या तीन वैल्यूज ऑफ एक्स। तीन लेते थे परफेक्शन के लिए, वैसे दो से भी बन जाता है, तो हम लेते हैं एक टेबल बनाते हैं। लेट्स सपोज एक्स एंड वाई का एक टेबल बनाते हैं। तो आपने जीरो लिया तो आपका -2 आ गया। एक्स की वैल्यू आपने ली 2 तो आपके पास 0 आ गया। एक्स की वैल्यू आपने ली 4 तो आपके पास 2 आ गया। आपने कहा इसको प्लॉट करते हैं, हमारी लाइन बन जाएगी। तो आपने इसको प्लॉट किया और आपकी लाइन बन गई। कैसे भाई? देखें, एक लाइन आपकी इस तरह की बनेगी, इस तरह की लाइन बनेगी आप। अब ये जरा देखें, एक मिनट।
थोड़ा मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा। हाँ, अब देखें ये लेट सपोज आपका जो है ये -2 है, 0 पे -2 है, 2 पे 0 है और 4 पे आपके पास 2 आ रहा है। सही है, ये x है और ये y। अब ये 3 कोऑर्डिनेट्स हो गए, कोऑर्डिनेट 1, कोऑर्डिनेट 2 और कोऑर्डिनेट 3। तो ये 3 कोऑर्डिनेट्स के थ्रू आपकी लाइन बन गई। सही है, अब ऐसी स्केचिंग करते थे। अब सडनली क्या हुआ कि आपको किसी ने आपको कहा कि आप जो है ना y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x-2 की स्केचिंग करें। तो आपने कहा यार x-2 की स्केचिंग तो करना मैं जानता हूं या जानती हूँ कि मॉडुलस ऑफ x-2 की स्केचिंग कैसे होगी। तो आपको फौरन ख्याल आना शुरू हुआ। आपने कहा सर ने क्या बताया था मॉडुलस का, क्या होता है मॉडुलस में। तो फिर आपको ख्याल है सर ने ये बताया था कि मॉडुलस का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, और वो किसी भी नेगेटिव वैल्यू की जब एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली जाए तो वो पॉजिटिव होती है। मतलब इसको आसान भाषा में याद रखने के लिए, मॉडुलस एक ऐसी मशीन है कि जिसमें नेगेटिव वैल्यू डाली जाए तो बाहर आके पॉजिटिव हो जाती है, और पॉजिटिव नंबर डाला जाए तो वो तो पॉजिटिव ही निकलता है। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने वाली एक मशीन, ये हर चीज को पॉजिटिव में लाने वाली मशीन, पॉजिटिव को पॉजिटिव में ही रखती है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देती है। तो आपने कहा अगर मुझे y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x-2 का ग्राफ बनाना है तो मैं एक काम करता हूं, y इक्वल्स टू x-2 का ग्राफ बनाता हूं और उसके बाद जो नेगेटिव वाला पार्ट होगा ना उसको रिमूव करता हूं, और रिमूव करके द पार्ट बिलो द एक्स एक्सिस विल बी रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस। ये सुने जरा, किताबों में ये स्टेप्स भी लिखे होते हैं कि अगर आपने मॉडुलस ऑफ x-2 का ग्राफ बनाना है तो जो मॉडुलस जो एक्स एक्सिस से नीचे वाली नेगेटिव वैल्यूज हैं उसको केटर करने के लिए जब द पार्ट बिलो द एक्स एक्सिस will be reflected in the x-axis and it will become like this। तो अब सोचे कैसे, 0 डालने पे -2 आ रहा था, अब यहाँ 0 डालें तो 0 डालने में -2 आया, मॉडुलस रख के +2 हो गया। तो इस वाले ग्राफ को डील करने के लिए क्या हो रहा है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो ये वाली चीज हो जाएगी कट, ये कट हो जाएगी और ग्राफ इस तरह का बन जाएगा। तो ये क्या हुआ, एक स्ट्रेट लाइन वी शेप्ड ग्राफ में कन्वर्ट हो गई। तो ये इसलिए होता है क्योंकि when a function is inside the modulus, no matter which value of x you substitute, the answer that you are going to get will always be positive. And because it will always be positive, so that is why even if we are wishing to draw a graph, then it cannot go below the x-axis। लेकिन ये बिल्कुल सादे ग्राफ के लिए है जब सिर्फ मॉडुलस के अंदर फंक्शन है। अब कुछ प्लस हो रहा हो तो ग्राफ उतने स्टेप्स ऊपर जाएगा, फिर अगर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ग्राफ की वैल्यू उतने टाइम्स बढ़ेगी, फिर अगर माइनस हो रहा है तो वो उस वजह से उलट हो जाएगा। तो इतना कुछ सोचना और प्रोसेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब मैंने आपको स्टेप्स बताए तो उसमें मैंने ऐसी कोई कहानी नहीं की, मैंने आपको सीधा बताया कि भाई इस फॉर्म में जब आपके पास जो टफेस्ट फॉर्म हो सकती है, अगर उस फॉर्म में आपके पास लीनियर मॉडुलस फंक्शन आपको नजर आ रहा है और आपको स्केचिंग करनी है तो आपने वर्टेक्स निकालना है, वाई इंटरसेप्ट निकालना है, वर्टेक्स का नेचर डिटरमिन करना है और ग्राफ बना देना है। उसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई मैनुअली बनाने जाता है तो फिर उसको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। बट मैनुअली इस फॉर्म का बनाना बहुत आसान है, इस फॉर्म में मैनुअल बनाना मुश्किल नहीं है। क्यों, क्योंकि आप y = x-2 बनाना जानते थे, आपने बनाया और फिर आपने इरेजर से ही नीचे वाला हिस्सा इरेज किया क्योंकि नेगेटिव हो नहीं सकता, और उस नेगेटिव वाली का रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में बना लिया, तब ये वी शेप ग्राफ बन गया। और जो सिलेबस है उसमें भी इसी तरह की सिंपल स्केचिंग के बारे में जिक्र किया गया है, लेकिन उसमें मुझे ऐसा लगा था कि शायद वो घुमाया जा सकता है, इसलिए मैं सेफ साइड पे जितना रिक्वायर्ड बाय द सिलेबस है उससे ओवर एंड अबव जाके पढ़ा देता हूँ ताकि डिस्टिंक्शन वाला काम हो जाए एंड देयर इज नो डाउट एंड यू आर एबल टू परफॉर्म नो मैटर व्हिच टाइप ऑफ एग्जांपल कम्स। बट अब तक 2020 से 2023 तक भी जब भी सवाल आया 1 मार्क का आया और इतनी सिंपल मॉडल्स की स्केचिंग आई जितनी की है।
तो सर ये क्या जरूरी है कि मैं पहले ये बनाऊं फिर मिटाऊं फिर करूं? इसमें क्या डायरेक्ट नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता भाई? डायरेक्ट लग सकता है, आइए लगाएं। अगर इतना सिंपल केस है तो आगे तो प्लस 0 है। वर्टेक्स निकालने के लिए x माइनस टू इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 हो गया। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होगा 2,0। मॉडुलस का कोएफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव, इट्स अ मिनिमम पॉइंट। तो वर्टेक्स 2,0, वर्टेक्स 2,0 आ गया उसी स्टेप से जो मैंने मेथोडोलॉजी आपको सिखाई थी। उसके बाद y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x0 डालना है। x0 डाला, 0 माइनस टू मॉडुलस के बाहर आके 2, 0,2 y इंटरसेप्ट हो गया। y इंटरसेप्ट वर्टेक्स को इस्तेमाल किया, ग्राफ बन गया। अब क्या लाइन और क्या रिफ्लेक्शन और क्या ख्वारी, डायरेक्ट वी शेप ग्राफ बन गया। लेकिन अगर मैं सिर्फ स्टेप्स ये याद करवा देता और ये कॉन्सेप्ट नहीं बताता तो मजा नहीं आता। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि मॉड्यूलस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देती है, इसीलिए ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस इज कन्वर्टेड, is the graph below the x-axis is reflected on in the x-axis. That is why a straight line becomes a V-shaped graph. That is why the graph of a linear modulus function is a V-shaped graph which has a vertex. तो ये इसके पीछे अंडरलाइन कॉन्सेप्ट था। और अब तक इतनी सिंपल स्केचिंग ये आई है जिसको आप उस मेथोडोलॉजी के थ्रू भी कर सकते हैं जो मैंने अब तक सिखाई है, और इस तरह से भी कर सकते हैं कि लाइन बना के उसको रिफ्लेक्ट कर दें एक्स एक्सिस में। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर आपको इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स केस आ गया तो फिर मैंने उसके लिए 2 एग्जांपल्स करवा दिए और पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन बता दी है, तो किसी भी तरह की लीनियर मॉडल्स फंक्शन की स्केचिंग आ जाएगी, इंशाल्लाह आप लोग नहीं फंसेंगे। तो ये एग्जाम्पल जो है वो मुकम्मल हो गया, और यहाँ हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस की क्लास मुकम्मल, एक्सप्लेनेशन मुकम्मल। अब आप इस पोजीशन में है इंशाल्लाह कि आप तमाम पास पेपर्स के सवालात कर सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट दे कि यहाँ तक बात क्लियर हो गई। किसी का कोई सवाल, कोई कुछ पूछना चाहता है तो बता दे, रेज हैंड कर ले या चैट पे लिख दे या मुझे लिख दे कि सर वी आर क्लियर। चले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, सबको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए एंड हमारे टॉपिक की एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर मुकम्मल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह।